हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बेटा देखो, अपन ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया को आरेख के द्वारा पूरी की पूरी पढ़ चुके हैं। आज अपन बेटा आगे क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया में आपको कुछ पॉइंट्स याद करने होंगे। तो उन सभी पॉइंट्स को मैं आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ, फिर आपको मैं बताऊँगा और उसके बाद अपन क्रेब्स साइकिल की क्रिया का आरेख, ठीक है, आज हो जाएगा तो आज, नहीं तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, क्रेब्स चक्र, इसके और भी नाम है बेटा। एक तो इसको अपन बोलते हैं सिट्रिक अम्ल चक्र, एक नाम तो इसका ये हो गया। ठीक है, एक इसका नाम बेटा TCA साइकिल। TCA का मतलब होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र। और बेटा इसी के साथ इसका एक और नाम है साइट्रिक एसिड साइकिल। क्या नाम बोला बेटा मैंने? साइट्रिक अम्ल चक्र। ये सारे के सारे नाम किसके हैं बेटा? क्रेब्स चक्र के। अब इसमें कौन कौन से बिंदु आपको याद करने हैं, उनको आप ध्यानपूर्वक सुनते चलें। ठीक है, तो देखिए, इस चक्र की खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने, इस चक्र की खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने कबूतर की मांसपेशियों में, कबूतर की मांसपेशियों में की। ठीक है ना, इस चक्र की खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने कबूतर की मांसपेशियों में की। कब की बेटा? 1837 में। ये सन हो गया। आगे चलिए, 1937 में। आगे चलो बेटा, इस कार्य हेतु उन्हें 1953 में, इस कार्य हेतु उन्हें 1953 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन से कार्य के लिए बेटा? क्रेब्स चक्र की खोज के लिए। आगे चलिए, क्रेब्स द्वारा खोजे जाने के कारण, क्रेब्स द्वारा खोजे जाने के कारण इस चक्र को क्रेब्स चक्र कहते हैं। क्रेब्स चक्र कहते हैं। तो बेटा ये पहला पॉइंट पूरा हो गया। एक बार मैं इस पॉइंट को आपके सामने वापस से रिपीट कर देता हूँ कि इस चक्र की खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने कबूतर की मांसपेशियों में 1937 में की। इस कार्य हेतु उन्हें 1953 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, क्रेब्स द्वारा खोजे जाने के कारण इस चक्र को
क्या नाम दिया गया बेटा? क्रेब्स चक्र। अब आइए दूसरे पॉइंट पर, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड, देखिए, इस चक्र का प्रथम उत्पाद, इस चक्र का प्रथम उत्पाद 6 कार्बन युक्त यौगिक साइट्रिक अम्ल है, ठीक है ना। इस चक्र का प्रथम उत्पाद 6 कार्बन युक्त यौगिक साइट्रिक अम्ल है। अतः इसे चाहे तो साइट्रिक कह दो चाहे तो सिट्रिक कह दो, एक ही बात है। साइट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया बेटा। इस चक्र का प्रथम उत्पाद, अब ये चीज़ आपको बेटा आरेख से पता चलेगी कि इस चक्र का प्रथम उत्पाद क्या है, और वो बेटा साइट्रिक अम्ल है। तो चूंकि आपने बोर्ड पे लिखा इस चक्र का प्रथम उत्पाद 6 कार्बन युक्त यौगिक साइट्रिक अम्ल है, अतः इसे साइट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। आ जाइए पॉइंट नंबर 3 पर। इस चक्र में बनने वाले प्रथम उत्पाद साइट्रिक अम्ल में 3 कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाते हैं, ठीक है। अतः इस चक्र को ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। तो बेटा 3 अलग अलग पॉइंटों में मैं आपको इस चक्र के 3 अलग अलग नाम बता चुका हूँ। पहले पॉइंट में आपने इसको क्रेब्स साइकिल बोला, ठीक है ना। दूसरे पॉइंट में आपने इसको साइट्रिक अम्ल चक्र कहा, और तीसरे पॉइंट में आपने इसको TCA साइकिल यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र बोल दिया, ठीक है ना। TCA शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बेटा किसको? ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र को। आगे चलिए पॉइंट नंबर 4। क्रेब्स चक्र के प्रारंभ में 2 कार्बन युक्त यौगिक एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक है ना। 2 कार्बन युक्त यौगिक एसिटाइल कोएंजाइम A, 4 कार्बन युक्त यौगिक OAA से क्रिया कर 6 कार्बन युक्त यौगिक
साइट्रिक अम्ल बनाता है। ठीक है ना, साइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। तो ये अपना पॉइंट नंबर 4 हो गया। ठीक है ना, क्या लिखा बेटा इस पॉइंट में? क्रेब्स चक्र के प्रारंभ में 2 कार्बन युक्त यौगिक, क्या नाम है उस यौगिक का? एसिटाइल कोएंजाइम A। 4 कार्बन युक्त यौगिक ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल से क्रिया कर 6 कार्बन युक्त यौगिक साइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। ठीक है, और बेटा इसके बाद अपन क्रेब्स चक्र के आरेख को बनाएंगे। ठीक है ना, तो मैं आपके सामने क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया के संपूर्ण आरेख को बना रहा हूँ, तो आप ना ध्यानपूर्वक देखें। देखो, इसकी शुरुआत अपन करते हैं किससे? पायरुविक अम्ल से। पायरुविक अम्ल से सबसे पहले क्या बनेगा बेटा? एसिटाइल कोएंजाइम A। और जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि एसिटाइल कोएंजाइम A 2 कार्बन युक्त यौगिक होता है, ये 3 कार्बन युक्त यौगिक है। ठीक है, ये OAA 4 कार्बन युक्त यौगिक ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल से क्रिया करके और 6 कार्बन युक्त यौगिक साइट्रिक अम्ल C6 लिख दिया, निर्मित करता है। तो सबसे पहली बात तो अपन ने ये लिख दी। अब साइट्रिक अम्ल के बाद सिस एकोनिटिक अम्ल, आइसोसाइट्रिक अम्ल, सिस एकोनिटिक अम्ल। ठीक है, आगे चलिए, आइसोसाइट्रिक अम्ल। बेटा ये पूरा का पूरा आपको याद रखना पड़ेगा, ये कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रम चल रहा है। और बेटा ये सारे के सारे आपको क्रम से ही याद करने हैं। आइसोसाइट्रिक अम्ल के बाद में ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल, ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल। और बेटा आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इसमें भी कार्बन के 6 परमाणु होते हैं, इसमें भी कार्बन के 6 परमाणु होते हैं, और इसमें भी कार्बन के 6 परमाणु होते हैं। ठीक है, ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल जो अपन ने लिखा है, यहाँ पर यौगिक में से एक कार्बन परमाणु CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो 5 कार्बन युक्त यौगिक निर्मित हो जाएगा। और उस 5 कार्बन युक्त यौगिक का नाम अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल है। इसमें कार्बन के कितने परमाणु होते हैं बेटा? 5। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल। इसके बाद यौगिक में से एक बार CO2 और निकल जाएगी, मतलब कार्बन का एक परमाणु CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो अगला यौगिक सक्सिनाइल कोएंजाइम A। सक्सिनाइल कोएंजाइम A, और इसमें भी कार्बन के कितने परमाणु होंगे? 4। क्योंकि देखो बेटा, ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल में कार्बन के कितने परमाणु थे? 6। कार्बन का एक परमाणु CO2 के रूप में यौगिक में से बाहर निकल गया, तो 5 कार्बन युक्त यौगिक अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल निर्मित हो गया। ठीक है, इसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल जो खुद एक 5 कार्बन परमाणु वाला यौगिक है। ठीक है, इसमें से
एक कार्बन परमाणु CO2 के रूप में पुनः बाहर निकल गया। तो अब आपके सामने 4 कार्बन परमाणु वाला सक्सीनाइल कोएंजाइम A निर्मित हो गया। अब इससे आगे सक्सीनिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल, उसके बाद में मैलिक अम्ल, और मैलिक अम्ल के बाद में बेटा ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल। इस प्रकार से ये क्रेब्स साइकिल के सभी कार्बोक्सिलिक अम्ल मैंने आपके सामने बोर्ड के ऊपर लिख दिए। इन सब में कार्बन परमाणुओं की संख्या 4। तो आप देख सकते हैं बेटा कि क्रेब्स साइकिल की संपूर्ण प्रक्रिया के अंदर 3, चलो यहाँ से शुरू करें, ये 2 कार्बन परमाणु वाला है, ठीक है। उसके बाद देखो 6 कार्बन परमाणु वाले 4 कार्बोक्सिलिक अम्ल, 5 कार्बन परमाणु वाला केवल 1 कार्बोक्सिलिक अम्ल, और 4 कार्बन परमाणु वाले 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे निर्मित हो जाते हैं। कौन सी प्रक्रिया का आरेख पढ़ रहे हैं अपन? ये क्रेब्स चक्र का आरेख, ठीक है। अब इस प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है। तो ऊपर वाली रिएक्शन तो अपन पढ़ ही चुके हैं, पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण की क्रिया। क्या क्या इसमें आवश्यक होगा बेटा? देखो सबसे पहले तो एंजाइम लिख देता हूँ, पायरुविक डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक NAD का अणु NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यौगिक में से CO2 निकलती है, साथ ही यौगिक के अंदर कोएंजाइम A संयुक्त होता है। इसके अलावा आपने इसमें TPP भी पढ़ा था, लाइपोइक अम्ल भी पढ़ा था, पढ़े थे ना बेटा। आपको मैंने बताया था कि 5 सहकारक इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक होते हैं, सबको मैंने इस रिएक्शन के साथ में बोर्ड पे लिख दिया, आप गिन सकते हैं। देखो पहला, दूसरा, कोएंजाइम तीसरा, Mg+2 चौथा और NAD+ पांचवा। तो इस क्रिया के अंदर ऑक्सीकरण होता है ना। NAD+ NADH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर बेटा एसिटाइल कोएंजाइम A से, जो कि 2 कार्बन युक्त यौगिक है, 4 कार्बन युक्त यौगिक OAA से क्रिया करके जल का एक अणु संयोजित करके और साइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। साइट्रिक अम्ल में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 6। इसके बाद बेटा इस रिएक्शन में भी एकोनिटेज एंजाइम और इस रिएक्शन में भी एकोनिटेज एंजाइम, मतलब साइट्रिक अम्ल जिसमें कार्बन के 6 परमाणु होते हैं, एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में सिस एकोनिटिक अम्ल में बदल जाता है। और ये सिस एकोनिटिक अम्ल बेटा जल के अणु के साथ संयोजन करके आइसोसाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। आइसोसाइट्रिक अम्ल के अंदर कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 6। यहाँ पर बेटा एक बार पुनः डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम काम करेगा और डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की उपस्थिति में NAD+ का NADH2 में कन्वर्जन हो जाएगा और बनने वाले यौगिक को अपन ऑक्सैलोसक्सिनिक अम्ल बोलेंगे, ठीक है ना। अब आप देखो
अपन ने पहले भी लिख दिया है कि ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल से कार्बन का एक परमाणु CO2 के रूप में यौगिक से बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर जो एंजाइम काम करेगा डी कार्बोक्सिलेज, क्योंकि ये एंजाइम CO2 को निकालने में मदद करता है और 5 कार्बन युक्त यौगिक अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल निर्मित हो जाता है। अब देखो 5 कार्बन युक्त यौगिक अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल से CO2 बाहर निकली कि नहीं। अब जो ये CO2 बाहर निकली है बेटा, तो यहाँ पर अपन को एंजाइम वही लिखना पड़ेगा, कौन सा, डी कार्बोक्सिलेज। साथ ही साथ यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम भी काम करेगा, डिहाइड्रोजिनेस। उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा बेटा, NAD+ कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 में। तो अब तक बेटा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, ठीक है, अपन कितनी बार पढ़ चुके हैं। अब तक अपन ऑक्सीकरण की प्रक्रिया 3 बार पढ़ चुके हैं। देखो एक बार तो ये हुआ था ऑक्सीकरण, दूसरी बार अपन ने ये करवाया, तीसरी बार यहाँ पे हो गया। और बेटा यहीं पे इसके अंदर कोएंजाइम 51 मोल संयुक्त होता है, जिससे 4 कार्बन युक्त यौगिक सक्सिनाइल कोएंजाइम A निर्मित हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, यहाँ पे एंजाइम का नाम लिख रहा हूँ, सक्सिनिक थायोकाइनेज। सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये सक्सिनाइल कोएंजाइम A सक्सिनिक अम्ल में बदलता है और इस स्थान पर देखो एक तो कोएंजाइम A बाहर निकल जाता है, साथ ही GDP का GTP में परिवर्तन हो जाता है, गुएनिडो डाइफास्फेट, गुएनिडो ट्राइफास्फेट, ठीक है ना। आगे चलिए बेटा, इसके बाद सक्सिनिक अम्ल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की उपस्थिति में FADH2 में बदलता है। एंजाइम कौन सा चाहिए होगा, डिहाइड्रोजिनेस। तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया अब तक कितने बार हो गई, 4 बार और 5 बार। याद रखना पड़ेगा बेटा, क्रेब्स साइकिल की संपूर्ण प्रक्रिया में ऑक्सीकरण कितने बार होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर FAD का FADH2 में परिवर्तन हो गया। अब एंजाइम चाहिए होगा फ्यूमेरेज, और इस एंजाइम की उपस्थिति में जल का अणु फ्यूमेरिक अम्ल से संयोजित होकर के 4 कार्बन युक्त यौगिक मैलिक अम्ल का निर्माण करता है, ठीक है ना। अब इसके बाद में एक बार पुनः अंतिम, इसको चलो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे OAA कितने कार्बन परमाणु बताए इसमें, 7। यहाँ पर एक बार अंतिम बार ऑक्सीकरण की प्रक्रिया पुनः संपन्न होती है, और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया जो यहाँ पर हुई, इस क्रिया द्वारा NAD का पुनः NADH2 में परिवर्तन हो जाता है। तो बेटा आप ये याद रखेंगे कि किस प्रकार एसिटाइल कोएंजाइम A से पुनः एसिटाइल कोएंजाइम A निर्मित हो गया। ये संपूर्ण प्रक्रिया बेटा क्या कहलाती है, क्रेब्स चक्र। तो बेटा एक बात गौर करो,
कि क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। दूसरी बात बेटा, यह प्रक्रिया एसिटाइल कोएंजाइम ए से शुरू होगी। ये ना क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया के अंतिम उत्पाद ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल, जिसमें कार्बन के 4 परमाणु होते हैं, से क्रिया करके 6 कार्बन युक्त यौगिक साइट्रिक अम्ल बनाता है। ठीक है, और आप देख सकते हैं इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत अनेक उच्च ऊर्जा युक्त अणु जैसे NADH2, जैसे FADH2 एवं GTP आदि निर्मित होते हैं। ये सभी यौगिक ETS के दौरान ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त करते हैं। तो बेटा मैं आपसे ये चाहता हूँ कि क्रेब्स साइकिल की संपूर्ण प्रक्रिया आरेख सहित आज के आज ही आपको घर पे बना के देख लेनी है, सीट में रट लेनी है बेटा। कई बार ये पेपर में प्रश्न के रूप में पूछी जाती है, क्योंकि कल के वीडियो में फिर मैं आपको इस क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया का ATP अकाउंट समझाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।